हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए वीडियो नंबर 17 नंबर वीडियो लेके आए हैं और सैलरी हेड जो हमारा अभी चल रहा है उसमें हमारा पार्ट 12 चल रहा है। अब आपकी दोनों नंबरिंग इसलिए है कि इनकम टैक्स का तो ये वीडियो नंबर 17 हो गया और सैलरी हेड का ये 12 नंबर वीडियो हो गया और आज हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। हमारे रूल्स कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ के बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जितने भी रूल्स हैं वो कॉपी में लिख रहे हैं सारे और उनको याद कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखें, स्क्रीनशॉट से भी पढ़ लें अगर आपको ऐसा लगता है तो। रूल्स को बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो जितने भी रूल्स अब तक हुए उन सबको अच्छे से याद करें और अब हम इसके आगे वाले जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। आज जो हम दो टॉपिक ले रहे हैं, एक तो है आपका प्रोविडेंट फंड जिसका मतलब होता है भविष्य निधि और दूसरा डिडक्शन। ये दो पार्ट हमारे अब रहे थे इसमें रूल्स में। तो मुख्य जितनी भी सारी बातें हैं वो अब तक आ चुकी है। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि इन रूल्स को अच्छे से याद करें। तो जितने भी आप स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये एक तो नंबरिंग्स को ध्यान रखें, स्टार्ट से सारे वीडियो देखें तो सारी बातें एक एक करके समझ में आएंगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, टीचर एक दिन में आधे घंटा 1 घंटा पढ़ा सकता है, लेकिन आपके पास पूरा दिन होता है तो आप पूरे दिन में एक ही दिन में सारे वीडियो यदि आप देख लेते हो, मुश्किल नहीं है, तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा कि क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं। और साथ में आप अगर एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में मैं आपसे जो मांग करूँ तो कि सारे नोट्स जो हैं वो आप कॉपी में लिखें और लिखने के बाद में उसको अच्छे से याद करें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है, मैं कोशिश करूँगा सही समय पर आपको तुरंत रिप्लाई उसका दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले आते हैं प्रोविडेंट फंड पे। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वहाँ से शुरू करते हैं। प्रोविडेंट फंड, इसका शॉर्ट नेम होता है पीएफ। तो पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहली बात आप ये देखो, इसका हिंदी नाम है भविष्य निधि। भविष्य यानी फ्यूचर, निधि यानी फंड। यानी फ्यूचर के लिए जब आप अपनी नौकरी के दौरान फंड इकट्ठा करते हो तो ये प्रोविडेंट फंड कहलाता है, भविष्य निधि कहलाता है। भविष्य निधि यानी पीएफ आज की डेट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग हर नौकरी में पीएफ कटता ही है। जितनी भी कंपनी बेस्ड है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, पीएफ की कटौती, डिडक्शन। अब ये शब्द पीएफ के साथ में डिडक्शन क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। पीएफ की कटौती का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप अपने आप पे एक एग्जाम्पल ले लो, आपकी सैलरी जो है वो 50,000 है, ठीक है, इसको हम ग्रॉस सैलरी बोल देते हैं। तो इस 50,000 की सैलरी में होगा क्या कि आपके पीएफ कटेगा। तो जनरली पीएफ 10% होता है जनरली, अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मना नहीं है। तो अगर 10% आपके पीएफ है तो ऐसी स्थिति में 50,000 का 10% हो जाता है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपके पीएफ के सैलरी में से काट लिए जाएंगे। क्लियर? तो अब आपकी सैलरी आपको मिली कितनी, 45,000, और 5,000 कहाँ चले गए, पीएफ अकाउंट में जमा हो गए। किसके, ये 5,000 किसके थे, ये थे एम्प्लॉय के, है ना। तो एम्प्लॉय के ये 5,000 रुपये थे तो एम्प्लॉय के खाते में वो आ गए। इसमें एक नियम और होता है कि इसमें जितना पैसा एम्प्लॉय से कटौती किया जाता है उतना का उतना पैसा, लगभग रेशियो यही रहता है, मतलब ज़्यादातर संभावनाओं में इक्वल रहता है, लेकिन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उतना पैसा आप अभी इक्वल मान के चलें, उतना ही पैसा यानी वही 10% यानी 5,000 वो आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी दी है वो भी उस खाते में जमा कराएगा। तो अब आप समझिए कि पीएफ है ना, उसका एक आपके खाता खुल गया। ये बैंक में खाता खुलता है, वो आपके नाम से होता है, पीएफ अकाउंट हो गया। वो पीएफ अकाउंट एम्प्लॉय का होता है। तो उस पीएफ अकाउंट में हुआ क्या, 5,000 रुपये आपके और 5,000 रुपये एम्प्लॉयर के, दोनों मिला के 10,000 रुपये जमा होंगे। ये पीएफ फंड होता है।
हर महीने जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो उसमें से आपकी कटौती हुई और उतना का उतना पैसा एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, क्लियर, दोनों जोड़कर 10,000 रुपये आपके पीएफ अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप नौकरी करते रहेंगे। अनुमान लगा सकते हो, अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो जितनी भी आप नौकरी करेंगे तो जिस दिन आप रिटायर होंगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा पीएफ से। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पीएफ क्या है, मैंने आपको बता दिया। क्यों है? फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए है। पीएफ में दो चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय खुद अपनी कटौती देता है, यानी हर महीने कुछ पैसे कटवाता है कि ठीक है आप इसमें आप दे दो, और उतना ही आपके एम्प्लॉयर भी पैसा देता है, एम्प्लॉयर भी अपनी कटौती करवाता है, एम्प्लॉयर कहता है ठीक है दैट्स ओके, और दोनों का जितना भी पैसा होता है वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, है ना। तो ये जो पीएफ में जमा होता है उसमें हमारे पास आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग अलग जो फंड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पर मैं मूल रूप से आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रोविडेंट फंड होता क्या है वो समझ में आ गया, कटौती क्या होती है वो समझ में आ गया, अंशदान कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय भी पैसा देता है उसे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कहते हैं, एम्प्लॉयर भी उसमें पैसा देता है तो उसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कर्मचारी का अंशदान और नियोक्ता का अंशदान दोनों हो गए, दोनों जमा हो जाते हैं पीएफ में और ये जमा होते रहते हैं। क्लियर? परसेंटेज मैंने जैसे 10% फॉर एग्जाम्पल लिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब वो पैसा जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन वो पैसा आपको मिल जाएगा। अब रिटायर होने का मतलब कभी भी जब आप नौकरी छोड़ते हो तो उस समय वो पैसा आपको मिल जाएगा पीएफ का, क्योंकि वो आपके ही खाते में जमा होता है पीएफ। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ। आज हम बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक आपके एनपीएस स्कीम होती है, उस पर हम अगले किसी वीडियो में जब हम उसका एक क्वेश्चन लेंगे उस समय हम बात करेंगे कि एनपीएस जो है वो क्या स्कीम होती है। तो फिलहाल हम प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में सबसे पहला आपके है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसका हिंदी नाम होता है वैधानिक भविष्य निधि। हिंदी का मैटर मैं आपको सबसे लास्ट में, जैसा कि आप पीछे वीडियो में देखते आ रहे हैं, हिंदी का मैटर आपको सबसे लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए दिखाऊंगा, उसमें मैंने सारा तैयार किया हुआ है। तो जो चीज़ आप इंग्लिश में देख रहे हो वो सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी मिलने वाली है, बस समझने के लिए इंग्लिश वाला वीडियो सामने रखा है हमने। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि, क्लियर। दिस फंड इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, क्लियर। तो इसी में आपका पीएफ हो गया नॉर्मली। उसके बाद में आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रमाणित भविष्य निधि। रिकॉग्नाइज्ड का हिंदी शब्द है प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये आपके क्या है, एम्प्लॉयज ऑफ सेमी गवर्नमेंट एंड बैंकिंग कंसर्न हु अप्रूव्ड देयर प्रोविडेंट फंड फ्रॉम द आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिस से वो अप्रूव्ड करवा लेते हैं अपने प्रोविडेंट फंड को। तो जब अप्रूव्ड हो जाता है तो उसको आप क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और अगर वो अप्रूव्ड नहीं होता है तो वो हो जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सच प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स विच आर स्टिल अनअप्रूव्ड, जिसका अप्रूवल नहीं हुआ है वो अनअप्रूव्ड हो गए। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तीन तरह के प्रोविडेंट फंड हो गए हैं, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। एस पी एफ एक, आर पी एफ दो, यू आर पी एफ तीन। शॉर्ट नेम है इनके अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तीनों क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक समझा ना कि कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होता है हर एक। अब अपने को क्या होगा, क्वेश्चन में सारी चीज़ें दे रखी होगी कि कौन सा प्रोविडेंट फंड है, क्लियर। तो जो प्रोविडेंट फंड होगा उसके आधार पर हमें उसका इनकम टैक्स में हमें क्या करना है वो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब अपनी जो हेडिंग है वो है ए पॉइंट, इनकम टैक्स प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोविडेंट फंड। भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता, एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, अंशदान। मैंने आपको समझा दिया कंट्रीब्यूशन क्या होता है, दोनों पैसे डालते हैं, यानी
एम्प्लॉय भी देता है उतना का उतना, एम्प्लॉयर देता है, और वो पैसा पीएफ अकाउंट जो कि एक एम्प्लॉय का होता है उसमें जमा हो जाते हैं। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन के बारे में इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस हैं, वो हम देखते हैं, है ना। नंबर 1, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी का खुद का, सिंस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द बेसिक पे, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज इट इज ऑलरेडी टैक्स्ड। सिंपल सी बात है। जब हम आपकी सैलरी टैक्स लगाते हैं ना, इनकम टैक्स में जब हम एम्प्लॉय की सैलरी लेते हैं तो ग्रॉस सैलरी 50,000 लेते हैं, क्लियर। इस 50,000 में तो 10% वो इंक्लूड ही है ना। तो जब हम पूरा 50,000 लिख दें तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो ऑटोमेटिक टैक्सेबल हो गया। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो पहले से ही सैलरी में जुड़ा हुआ है, हमने उसमें लेस किया ही नहीं है, तो इसलिए सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता है अपने आप। कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक पे, बेसिक पे में जुड़ा हुआ होता है, सो इट इज़ कंसिडर्ड नॉट कंसिडर्ड बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टैक्स्ड। उसमें तो वो जुड़ा हुआ होता है, तो हमने पूरी सैलरी लिख दी तो फिर वो अपने आप ही टैक्स लग जाएगा, भूल जाओ उसके बारे में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि वो अपने आप टैक्स लगना है, क्योंकि वो बेसिक सैलरी में जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है। आप इस पर वापस पीछे से देखना, आपको जो मैंने बोला है वो बहुत सटीक बोला है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यानी इट्स सेल्फ टैक्सेबल, किसका? एम्प्लॉय, कर्मचारी का अंशदान अपने आप कर योग्य हो जाता है, क्योंकि वो सैलरी में जुड़ा है। अब प्रश्न उठता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे स्टार लगा ले, है ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो कोई बात ही नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्ता का अंशदान, इट इज इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ यदि है, या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। 3 पढ़े ना हमने, तो एसपीएफ और यूआरपीएफ ये 2 यदि हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट बोथ आर एग्जम्प्टेड। जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके करमुक्त होगा, किसमें? एसपीएफ एंड यूआरपीएफ, इन दोनों में। क्लियर? क्या होगा? करमुक्त होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। आसान, याद रखना है। वेयर एज इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, प्रमाणित भविष्य निधि जब होती है तो ऐसी स्थिति में इस टैक्स फ्री अप टू 12%, अगर कंट्रीब्यूशन 12% तक है तो टैक्स फ्री है। कितना आसान है, आप आराम से याद रख सकते हो। आरपीएफ होने पर 12% तक कर मुक्त है। किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। क्लियर? अगर मान लो किसी व्यक्ति ने, एम्प्लॉयर ने 15% कर दिया तो उसमें से 12% टैक्स फ्री हो जाएगा, 3% टैक्सेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको कहना है, क्योंकि अप टू 12% टैक्स फ्री है। क्लियर? कंट्रीब्यूशन। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे जुड़ जाती है, ये जो पीएफ में जो पैसा जमा होता है, जैसे हर महीने मैंने बताया 5,000 आप दे रहे हैं, 5,000 एम्प्लॉयर दे रहा है, 10,000 जमा हो रहे हैं, लगातार जमा होते रहेंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे कहना चाह रहा है, इंटरेस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑल्सो टैक्स फ्री अप टू 9.5%। अगर आपको 9.5% तक उस पर ब्याज मिल रहा है तो वो भी कर मुक्त है, लेकिन उसमें भी यदि अधिक ब्याज मिल रहा है 10%, 12%, 13%, तो जितना अधिक है वो टैक्सेबल होगा। तो मुझे तो अच्छे से समझ में आ गया, आपको कहोगे सर आपको तो आती है। मैं आपको वापस एक बार पूरा बता देता हूँ, यहाँ तक की बात सारी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन मतलब हर महीने जो कटता है वो, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में हमारे पास एसपीएफ और यूआरपीएफ ये 2 हैं। इनमें जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, वो सारा का सारा करमुक्त होता है। और आरपीएफ जो है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि, इसमें कंट्रीब्यूशन 12% तक कर मुक्त होता है, और उस पर जो अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% तक वो आपके क्या होता है, कर मुक्त होता है। लेकिन दोनों में ही यदि इससे ज़्यादा है तो अधिक वाला हिस्सा टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतना सा ही रूल है और कुछ नहीं।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ही हो गए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अपने आप टैक्स लग जाता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3 हिस्से उसमें होते हैं। तो एसपीएफ और यूआरपीएफ में टैक्स फ्री होता है, चाहे कंट्रीब्यूशन हो चाहे इंटरेस्ट हो, दोनों ही टैक्स फ्री। लेकिन अगर आपकी क्या है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो 12% और 9.5%। जितना आप बार बार रिवाइज करोगे मुझे लगता है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं भी बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लगातार सुनेंगे तो आपको बार बार सुनने से याद भी हो जाएगा। अच्छा, ये एक नीचे छोटा सा फॉर्मूला उसी चीज़ के लिए लिखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लो किसी को 15% मिलता है, माइनस 9.5%, तो अधिक वाला हिस्सा आ जाएगा 5.5 अपॉन इंटरेस्ट रेट, जितनी भी रेट है, इनटू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यदि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप फिलहाल इसको याद कर लें, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तब ये काम आएगा, तो फिलहाल आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नियम सिर्फ इतना ही है, 12% से अधिक वाला टैक्सेबल करना है, 9.5% से अधिक अगर है तो अधिक वाला हिस्सा टैक्सेबल करना है। गणित आप में होशियार है तो इस फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत आपको याद करने की नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये बात आपको अच्छे से समझाऊंगा। रूल हो गया कंट्रीब्यूशन का। अब उसका बी पार्ट आता है। आप देखो यहाँ पे हमने ए पार्ट किया था, ए पार्ट कंट्रीब्यूशन, क्लियर, याद रहेगा, ए पार्ट कंट्रीब्यूशन। अब बी पार्ट आता है यहाँ पे। बी पार्ट होता है आफ्टर रिटायरमेंट। बी पार्ट क्या होता है, आफ्टर रिटायरमेंट। अब होता है क्या है कि जब आप पीएफ में पैसा जमा करते हो, नौकरी लगे, एक ही अच्छी सी नौकरी लग गई, आप लगातार उसमें नौकरी करते रहते हो, तो जिस दिन आप रिटायर होते हो, नौकरी छोड़ते हो, ये पीएफ का पैसा आपको वापस मिलता है। तो जिस दिन आप रिटायर होंगे तब वो आपको एक साथ सारा पैसा पीएफ का मिलेगा, क्लियर। तो उसके बारे में आपकी लॉज क्या कहते हैं, अब यहाँ से वो शुरू होता है। तो अब आप देखें, प्रोविज़न ऑन रिफंड द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड आफ्टर रिटायरमेंट। जिस दिन आप रिटायरमेंट होगा उस दिन आपको ये पैसा मिलेगा। तो इसमें रूल कहता है द रिसीव्ड अमाउंट ऑफ एसपीएफ इज टैक्स फ्री। अगर एसपीएफ है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जैसा कि हमने कहा ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, तो ये टैक्स फ्री है। सिंपल सा हिसाब, कोई दिक्कत ही नहीं। इफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, ये भी टैक्स फ्री है। बस इसमें एक शर्त रखी है, ओनली इफ एम्प्लॉय हैज़ कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विसेज कंटिन्यूसली इन वन ऑफिस। 5 साल उसने नौकरी करी हो तो ये भी कर मुक्त है। प्रश्न आता है कि आरपीएफ कर मुक्त क्यों हो गया, क्योंकि उस पर पहले ही 12% से ऊपर होने पे टैक्स लग रहा था लगातार हर साल, इसलिए अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आरपीएफ मुक्त होगा। लेकिन यूआरपीएफ, जिस पे पहले टैक्स नहीं लग रहा था कंट्रीब्यूशन पे, तो अब यहाँ पे, बट इन यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 5 year का रूल यहाँ पे भी है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट आर टैक्स्ड आउट ऑफ रिसीव्ड अमाउंट। जितना भी पैसा मिला उसमें से एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल अब होगा। तो आसान है, देखो कितना। अगर आपके रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, एसपीएफ टैक्स फ्री, आरपीएफ टैक्स फ्री, दोनों टैक्स फ्री हो गए। ऊपर वाले में भी 2 टैक्स फ्री थे, एक टैक्सेबल था, नीचे वाले में भी 2 टैक्स फ्री हैं, एक टैक्सेबल है। पर इस बार टैक्सेबल है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एक साथ पैसा मिलता है, 10 लाख मिला, 5 लाख मिला, 20 लाख मिला, जो भी मिला, क्लियर। उसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नियोक्ता का जो पार्ट है वो ही टैक्सेबल होगा। बस इतना सा रूल याद रखना है, क्लियर। अभी अपने को क्वेश्चन में दिया होगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है या कितना अनुपात है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस इतना ही है। उसके बाद में सी पॉइंट है आपके अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो उसका वो कहता है इट्स रूल लाइक अ स्टैट्यूटरी फंड। सुपर एनुएशन फंड का रूल किस तरीके से होता है, स्टैट्यूटरी फंड का, जो भी अभी हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा था। और अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का रूल क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। ये 2 नाम बस आपको याद रखने हैं, इनका रूल उसकी तरह होता है। जनरली इस तरह के सुपर एनुएशन फंड और इनके बारे में नहीं होता है, लेकिन अगर हो तो रूल कौन सा है, सुपर एनुएशन फंड है, अप्रूव्ड यदि है तो स्टैट्यूटरी की तरह होगा, और अगर अनअप्रूव्ड है तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह होगा। बस ये इतना ही इसमें अपने को याद रखना है। हो गया सारा, इतना ही है प्रोविडेंट फंड, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है वो समझें, एक्सप्लेनेशन। सैलरी का मतलब क्या है, आपने उसमें आया था ना 12% ऑफ द सैलरी तक कर मुक्त होता है। एक ही जगह पे आप देखिए 12% नाम आया था, 12% ऑफ सैलरी,
तो वो सैलरी का जो मतलब है वो है बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स और डीए अंडर द कंडीशन, इसको हम डीए स्टार बोलते हैं। इस पे भी आज हम बात करेंगे कि डीए अंडर द कंडीशन क्या होता है। तो बेसिक सैलरी, कमीशन और डीए, तीन चीज़ों को जोड़ते हो तो सैलरी, उसका 12% तक कर मुक्त होगा, उससे ज़्यादा यदि है तो टैक्स एबल होगा, कर योग्य हो। इतना ही रूल है। आगे अब अपना एक छोटा सा रूल, जैसा कि हमने बात करी कि डीए जो है वो अंडर द सर्विस कंडीशन कब होता है। अपने बार बार ये प्रश्न आया कि डीए स्टार या डीए अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज कब होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये प्रश्न बच्चों का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। बच्चे हमेशा इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि सर बताइए ऐसा कब पता, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें ऐसे पता चलेगा, इफ़ डीए इज़ इंक्लूडेड इन बेसिक पे वाइल डिडक्शन ऑफ पीएफ, यदि पीएफ में उसको डिडक्ट करने के लिए जुड़ता है, डीए को लिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, इसका मतलब डीए सेवा शर्तों में है, अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज। यदि डीए इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी और पेंशन, यदि प्रश्न में ये लिखा है कि जो डीए है उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स में लेते हैं, ग्रेच्युटी में लेते हैं, पेंशन में लेते हैं, तो भी इसका मतलब है कि डीए अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज है। यानी पीएफ में हो, रिटायरमेंट बेनिफिट में हो, ग्रेच्युटी में हो, पेंशन में हो, अगर डीए की कैलकुलेशन वहाँ पे उसमें इंक्लूड की जाती है, ये प्रश्न में दिया हुआ होगा अपने को, चिंता मत करो आप, ये काफ़ी चीज़ें जब क्वेश्चंस आएंगे तब और बेहतर समझ में आएगी। तो डीए अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज है, या थर्ड पॉइंट क्लियरली कहा होगा कि डीए सेवा शर्तों में है, डीए इज़ अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज, ये अगर लिखा है इसका मतलब डीए स्टार जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा। तो डीए में ये बात आती है कि डीए सेवा शर्तों में है या डीए सेवा शर्तों में नहीं है। तो अब आज अपना ये कंप्लीट हो गया कि डीए सेवा शर्तों में होगा, ये कब माना जाएगा, जब पीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी, पेंशन में डीए लेते हैं, इसका मतलब वो सर्विसेज के अंतर्गत आता है, और या फिर प्रश्न में क्लियरली कहा होगा। इतना ही था। तो पीएफ का कंप्लीट रूल हमारा हो गया, और ये बहुत शॉर्ट और इजी वे में मैंने आपको बताया। आप अगर इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएंगी, बड़ी बड़ी टेबल्स बना के इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हो जाएगा। इसमें आपको बस पीएफ में दो ही बातें याद रखनी है, एक होता है कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है ऑन रिटायरमेंट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्या रूल होता है और ऑन रिटायरमेंट क्या रूल होता है, आप उसको याद कर लें, हो जाएगा ए और बी, बस इतना ही। अब हम आते हैं लास्ट फेज में। सैलरी में हमें डिडक्शन देनी होती है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, सेक्शन 16 होता है इसका, 16। तो डिडक्शन का मतलब होता है कटौतियाँ। जब हम सारी सैलरी हेड की इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कुछ छूट देनी होती है गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार। तो वो छूट क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उन पे हम बात करते हैं, और ये हर असेसमेंट ईयर में बदलती रहती हैं। तो मान लो आज से कोई लंबे समय बाद में यदि कोई बच्चा ये वीडियो देखे तो ये ध्यान रखना है कि उस समय का नियम क्या है। तो थोड़ा सा इसमें आप रहें, असेसमेंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये रूल किताब से चेक कर लेंगे, और इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिलहाल ये है जो हमारा अभी हम 20-21 के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो 20-21 जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए है, AY बोलते हैं। पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)A अमेंडेड, इसमें चेंज किया हुआ है। इन दोनों में से जो कम है उस वो कटौती की जाएगी, 50,000 रुपये तक या सैलरी, दोनों में से जो भी कम। अब मान लो किसी की, ये एनुअल है ना, पर एनम है एनुअल। तो अगर किसी की तनख्वाह सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी 2 लाख बनी, ठीक, तो उसमें से 50,000 कम हो जाएगा, क्योंकि 50,000 और ग्रॉस सैलरी दोनों में से कम होता है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी 2 लाख थी, उसमें से 50,000 घट जाएगा। अगर मान लो किसी की टोटल सैलरी ही 40,000 है पूरे साल की, ऐसा भी होता है कई बार, तो ऐसी स्थिति में सारी साल 40 की 40,000 जो है उसकी कर मुक्त हो जाएगी, कटौती हो जाएगी, यानी उसकी टैक्सेबल सैलरी नील हो जाएगी। ये देखो 2 लाख सैलरी है, और तो ये जो है ना अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी वो हो गया 2 लाख, और 50,000, दोनों में से कम कौन है, 50,000। तो ये कर मुक्त हो गया, कर मुक्त हो गया, तो 2 लाख में से 50,000 हमारे
लेस कर दिए जाएंगे, यानी 1,50,000 टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। क्लियर? अब इसी को आगे समझते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की जो सैलरी है वो सैलरी ही 40,000 है, अब दोनों में से कम कौन है? 40,000, तो ये ही कर मुक्त हो जाएगी, यानी इसमें से 40,000 वापस घटा दो तो उसकी टैक्सेबल सैलरी जो है वो निल आ जाएगी, कोई सैलरी बनेगी नहीं जिस पे टैक्स लगे। बस ये इतना ही रूल है, यानी 50,000 और सैलरी दोनों में से जो भी कम हो वो घटाया जाएगा सैलरी में से, बस ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपके सेकेंड रूल, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में आपके क्या होता है? मनोरंजन भत्ता, कि पहले अपने आया था एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एक बात तो हमेशा याद रखें, एंटरटेनमेंट अलाउंस जब क्वेश्चन में आता है कि किसी कर्मचारी को मिला तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है। ये हमने वहाँ पे पहले, जब वहाँ पे का मतलब है पहले जो हमारे वीडियोस आए थे उसमें मैंने आपको बताया था अलाउंसेस वाले पार्ट में कि हमेशा टैक्सेबल मानो। लास्ट में उसकी छूट दी जाती है अंडर सेक्शन 16 सेकेंड, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये छूट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो कम है, तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आएगी ना उतना उसके क्या कर दिया जाएगा? डिडक्शन दी जाएगी। रिसीव्ड अमाउंट, तो मान लो किसी को 4,000 रुपये मिले, ये रिसीव्ड हो गया। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो सैलरी का मतलब केवल बेसिक सैलरी से है तो उसका 20% निकालेंगे, और 5,000। तीन अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, 1, 2 और 3। इन तीनों में से जो कम होगा, मिनिमम होगा, वो करमुक्त है। यानी उतना करमुक्त का मतलब उतना हमें डिडक्शन देना है। तो जितनी भी हमारी ग्रॉस सैलरी है उसमें से ये सेकंड डिडक्शन घटा देंगे। तो डिडक्शन का मतलब घटाना ही होता है, डिडक्ट करना होता है। प्राइवेट एम्प्लॉय आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दैट डिडक्शन। प्राइवेट कर्मचारी को ये छूट नहीं देनी है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई थी। केवल गवर्नमेंट को ये छूट मिलेगी। आसान है, आप देखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड होता है प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये टैक्स होता है जो कर्मचारी पे करता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स। तो इसका रूल अगर आप मेरे से शॉर्ट में इतनी कहानी ना सुन के सीधा समझना चाहें तो ये टैक्सेबल होता है। क्लियर? तो किसी ने, इसमें क्या होता है कि 2 कंडीशन आएंगी। अगर कर्मचारी पे करे तो जितना भी पे करे उसको लेस कर दिया जाएगा, छूट होगी ना, जितना पे करे उतना छूट है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करे, एम्प्लॉय पे करे और एम्प्लॉयर पे करे, 2 अलग अलग बात है। एम्प्लॉय पे करे तो सिर्फ घटाना है, जितना भी वो पे करे उतना घटा दो, पे होना जरूरी है। और अगर एम्प्लॉयर पे करे एम्प्लॉय के लिए, ऐसा होगा कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? पहले एम्प्लॉयर ने पे किया तो फैसिलिटी के रूप में जोड़ दो इनकम में, और बाद में घटा दो। तो जोड़ो और घटाओ, 2 काम करने होते हैं जब एम्प्लॉयर होता है तो, और यदि एम्प्लॉय है तो सिर्फ घटाना है। क्लियर? अब इसको आप पढ़े देखो मेरे साथ। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल ट्रेड एक्सेट्रा लेविड बाय अ स्टेट अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन ऑन कैश बेसिस। अगर किसी ने कैश बेसिस पे जमा कराया है तो उसकी छूट मिलेगी, और ये बहुत स्पष्ट बता दिया कि स्टेट के अंतर्गत आता है और ये आर्टिकल 276 में आता है। वेदर पेड बाय एम्प्लॉई और बाय एम्प्लॉयर, दोनों ही स्थिति में घटाया जाएगा। एम्प्लॉयर कैसे पे करता है? ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय करता है, फ्रॉम ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल सैलरी। तो बहुत सिंपल सी बात कही कि जितना भी पे करे कैश बेसिस पे उतना उसको छूट दे देनी चाहिए। क्लियर? नोट, इफ एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय पेज द प्रोफेशनल टैक्स, तो क्या करना है? तो फर्स्ट, इट इज़ इंक्लूडेड इन एज अ टैक्सेबल परक्यूजिट्स, उसको सुविधा मानकर जोड़ो। पहले मैंने कहा पहले जोड़ो, और फिर इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3), फिर घटा दो। पहले जोड़ो और फिर घटा दो। और अगर एम्प्लॉय पे करता है तो सिर्फ अपने को घटाना है और कुछ नहीं करना है। हो गया तीनों डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a), उसके बाद में आपके सेकंड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की 16 सेकंड, और उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स की 16 थर्ड। ये 3 डिडक्शन है, तीनों डिडक्शन मैंने आपको बता दिया, और बस इतना ही है।
अब यहाँ के आगे जो है वो सारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, जितना भी मैंने आपको ऊपर समझाया है वो सारे हिंदी में आप नोट्स लिख सके उसके लिए मैंने आपके लिए। तो यहाँ पे आपका जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद में सेकंड पार्ट यहाँ तक का, फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट यहाँ तक का। जितनी भी बातें मैंने ऊपर समझाई वो सारी हिंदी में इसमें आपके आ गई हैं। उसके बाद में यहाँ तक का, फिर डिडक्शन शुरू होता है तो डिडक्शन भी आपके, डिडक्शन पहले यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट्स बनाना आराम से अच्छे से, और नहीं तो स्क्रीनशॉट खुद भी तो अपने आप में नोट्स ही होंगे प्यारे बच्चों, बस पढ़ते जाओ उनको स्क्रीनशॉट्स को, है ना, संभालते रखो उसको। बस ये इतना ही है। तो आज समाप्त करते हैं आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमारा यहाँ तक जितने भी सैलरी हेड के रूल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको धीरे धीरे इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं करवाऊंगा। तो आप यहाँ तक का आपका जो काम है वो ये है कि जितने भी रूल्स अब तक हमने पढ़े हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उनको अच्छे से देखें, याद करें। और इनकम टैक्स सबसे आसान है अगर आप याद अच्छे से कर सकते हो, बस इतना सा याद रखना और कुछ नहीं है, मूल इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय, आज की क्लास समाप्त करते हैं।